हाँ जी क्लास। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग एरोमेटिसिटी सीख रहे थे। अच्छा, एरोमेटिसिटी के कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने ये सीख लिया था कि फर्स्ट वी विल चेक कंपाउंड हैविंग अ रिंग। रिंग के बाद क्या चेक करना होता था? एवरी मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। नेक्स्ट पॉइंट क्या सीखा था? साइक्लिक कॉन्जुगेशन प्रेजेंट अगर होगा। एंड द लास्ट कॉन्सेप्ट क्या था? नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बेसिस पर कंपाउंड मे बी एरोमेटिक, मे बी एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, इससे क्लासिफाई हो रहा था। ठीक है भाई, ध्यान से सुनो। देखो आज की क्लास में मैं आप लोगों को एक बात बताऊं। देखो बेटा, मैं आपसे पूछूं, ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये कंपाउंड किस तरह का है, देखिए रुक गया ये तो, एक मिनट। हाँ जी बेटा, आप लोगों को बताना पड़ेगा कि ये कंपाउंड इज विच काइंड ऑफ कंपाउंड? दिस इज व्हाट? एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक? हाउ वी विल चेक? बोलो बेटा, बोलो बेटा। नॉन एरोमेटिक, रीजन? साइक्लिक कॉन्जुगेशन नहीं है। हाँ जी क्लास, ध्यान से सुन लीजिए। जिन बच्चों को इसका आंसर नहीं आ पाया, देखिए बेटा, बताइए क्या इस कंपाउंड में आप लोगों को रिंग नजर आ रही है? अच्छा, रिंग के अलावा दूसरा पॉइंट अपने पास था, एवरी मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। यहां हाइब्रिडाइजेशन क्या नजर आ रहा है? sp3। बात समझ रहे हो? और अगर इसमें एक एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 अगर आ गया तो फिर ये कंपाउंड में आगे किसी और पॉइंट को चेक करने की नीड नहीं है। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? मतलब हम लोग तो इनिशियली रिंग चेक करते हैं, एवरी मेंबर ऑफ रिंग sp और sp2 होना चाहिए। अगर एक भी एटम sp3 स्टेट में चला गया तो कंपाउंड को हम लोग बोल देते हैं कि वो नॉन एरोमेटिक है। ठीक है भाई। और अगर आगे बढ़ जाता तो फिर हम लोग क्या चेक करते हैं? साइक्लिक कॉन्जुगेशन। अगर साइक्लिक कॉन्जुगेशन के बेसिस पर नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स मुझे मिल जाते तो उन पाई इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग काउंट कर लेते। अच्छा, एक और मैं आप लोगों को टिपिकल सवाल दे रहा हूं जिसमें शायद आप में से कुछ लोग गलती करें। कंपाउंड है तो सिंपल, पर जनरली कुछ कुछ बच्चे इसका आंसर बदल देते हैं। ध्यान से सुनो, ये कंपाउंड है और इस कंपाउंड में आपको बताना है ये कंपाउंड किस तरह का है। दिस इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। बोलो बेटा। अभी क्लास ध्यान से बताइए, क्या इस कंपाउंड में आप लोगों को रिंग नजर आ रही है? बोलो, क्या इसमें रिंग नजर आ रही है आप लोगों को? अच्छा, रिंग के अलावा एवरी मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, क्या दिखाई दे रहा है? मतलब आप लोग ये डायरेक्टली कह पा रहे हैं कि यहां जो हाइब्रिडाइजेशन है sp2 है, यहां पर बेटा क्या है? ये sp2, ये भी sp2, अगला भी sp2, नेक्स्ट अपने पास क्या है बेटा? sp2 एंड द नेक्स्ट वन इज sp2। बच्चों मुझे बताओ, यहां पर क्या साइक्लिक कॉन्जुगेशन है? क्या रिंग के अंदर पाई सिंगल पाई वाला कॉन्जुगेशन नजर आ रहा है? अब मैं अगर आपसे पूछूं बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कि पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितनी होगी, तो आपका आंसर क्या होगा? बोलो बेटा, पाई इलेक्ट्रॉन्स। पाई इलेक्ट्रॉन्स, ध्यान से सुनो, यहां पर पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होगी 3 पाई बॉन्ड। 3 पाई बॉन्ड जो किसमें बेटा? साइक्लिक कॉन्जुगेशन में, प्लस 0 लोन पेयर जो साइक्लिक कॉन्जुगेशन में। ध्यान से समझो, हम लोग जो रूल अप्लाई करना सीख रहे हैं वो रूल केवल रिंग के हिस्से पर अप्लाई करना है, उससे जुड़े हुए मॉलिक्यूल पर नहीं करना है। बात समझ रहे हो आप लोग? इसलिए जो इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी होगी बेटा वो अपने पास होगी 3 इंटू 2, इट विल बी 6। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स है तो आंसर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। मतलब दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक। बात समझे क्या आप लोग? अरे बोलो क्लास। मतलब हमारा जो पुराना तरीका था, तरीका यही था कि फर्स्ट वी विल चेक कंपाउंड हैविंग अ रिंग। अगर रिंग है तो एवरी मेंबर ऑफ रिंग मस्ट बी sp और sp2 हाइब्रिडाइज्ड। एंड थर्ड पॉइंट अपना क्या था बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितनी होना चाहिए? पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी अपने पास कितनी है? अगर 2 6 10 वाली लाइन में आ रही है तो कंपाउंड इज एरोमेटिक, 4 8 12 वाली लाइन में आ रही है कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। समझ गए ना?
अब मैंने आपसे लास्ट क्लास में बोला था कि एक मैं आप लोगों को कंपाउंड बताऊंगा, ध्यान से सुनो। ये कंपाउंड है अपने पास, दिस कंपाउंड इज फुलवलीन। ध्यान से समझो बेटा, फुलवलीन्स में किस तरह से हम लोग चेक करेंगे कि भाई कंपाउंड इज व्हाट, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। ध्यान से समझो बेटा, ये स्पेशल कैटेगरी है कंपाउंड्स की, जिसमें डायरेक्टली मुझे चेक करना आना चाहिए कि दिया हुआ कंपाउंड किस कैटेगरी का होगा। बट जो हमारे बेसिक रूल थे एरोमेटिसिटी या नॉन एरोमेटिसिटी या फिर एंटी एरोमेटिसिटी चेक करने के, वो रूल चेंज नहीं होने वाले। ध्यान से समझो, हम लोग अभी भी सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे। फर्स्ट वी विल चेक रिंग फर्स्ट, देन उसके बाद हम लोग sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक करेंगे साइक्लिक कॉन्जुगेशन के साथ, पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी के बेसिस पे आंसर बोलेंगे। अगर हम बात करें कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फुलवलीन्स, ध्यान से समझो, देखो कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं बेटा, जैसे अपने पास ये एक रिंग है, ये एक रिंग है, ठीक है भाई, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, और अगर इस हम लोग ऑड मेंबर्ड रिंग को किसी दूसरे ऑड मेंबर्ड रिंग से कनेक्ट कर दें, ठीक है भाई, एक ऑड मेंबर्ड रिंग इज कनेक्टेड विथ ऑड मेंबर्ड रिंग विथ डबल बॉन्ड। अगर एक ऑड मेंबर्ड रिंग बेटा अपने पास किसी दूसरे ऑड मेंबर्ड रिंग से डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो और उसमें पाई सिंगल पाई वाला कॉन्जुगेशन नजर आ रहा हो, तो इस तरह के कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, फुलवलीन। बात समझ में आ रही? जैसे फॉर एग्जांपल फुलवलीन में अपने पास एक ये पॉसिबिलिटी है कि 3 मेंबर्ड रिंग किससे कनेक्ट हो जाए बेटा, 5 वाले से। अरे बोलो भाई, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। या फिर बेटा हमारे पास 5 वाली रिंग 5 से ही कनेक्ट हो। क्या आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं बेटा मैं क्या कह रहा हूं? अगर इस तरह से कनेक्टिविटी होगी, इस तरह से हमारे पास कोई मॉलिक्यूल दिया होगा, इन कंपाउंड्स को हम लोग बोलेंगे फुलवलीन्स। मतलब 3 मेंबर्ड वाली 3 से कनेक्ट हो, 3 वाली बेटा 5 से कनेक्ट हो, या 5 वाली 5 से कनेक्ट हो, या 5 वाली 7 से कनेक्ट हो, या 7 वाली 7 से कनेक्ट हो, एंड सो ऑन। क्या आपको लॉजिक समझ में आ गया? फुलवलीन्स का मतलब क्या होता है? फुलवलीन्स का मतलब होता है ऑड मेंबर्ड रिंग आर जॉइंड विथ डबल बॉन्ड। बात क्लियर? कोई भी कंफ्यूजन इसमें? अब ध्यान से समझो, इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। देखिए हमारी कोशिश ये रहेगी इन कंपाउंड्स के अंदर, जैसे हमें ये जो कंपाउंड्स दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे कंपाउंड्स, ध्यान दीजिएगा, इन कंपाउंड्स में बेटा हम लोग एक काम करेंगे, इनके बीच में प्रेजेंट जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम लोग इस तरीके से ब्रेक करेंगे, हेड्रोलिटिक तरीके से ब्रेक करेंगे कि उनमें से कोई जो रिंग हमें नजर आ रही है वो रिंग एरोमेटिक हो जाए। बात समझना, देखो हम लोग जैसे इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए 2 पॉसिबिलिटी सोच सकते हैं। या तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर दें तो इस पर नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पॉजिटिव आ जाएगा, पहली कंडीशन। दूसरा, हम लोग इस तरफ भी बेटा इसको ऐसे भी तोड़ सकते थे। अच्छा, अगर इस तरफ तोड़ेंगे तब भी बेटा यहां नेगेटिव इधर पॉजिटिव। क्या ये दोनों रिंग आइडेंटिकल हैं? अरे बोलो बेटा, बोथ रिंग आर, क्योंकि 3 मेंबर्ड की रिंग है। तो यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि यहां पर 2 पॉसिबिलिटी होंगी, क्योंकि दोनों ही कंडीशन में हमें सेम बात मिल रही है। मतलब अगर मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊं तो बेटा इसका ये वाला स्ट्रक्चर मैं सोचूंगा कि ये 3 मेंबर्ड रिंग मुझे नजर आ रही है, जो कि कनेक्ट थी बेटा किससे, हमारे पास डबल बॉन्ड से। तो इस पे बेटा अगर मैंने इलेक्ट्रॉन्स को यहां शिफ्ट किया तो इस तरफ नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, और ये आ गया। बात क्लियर? अब मैं इसके जो बचे हुए 2 पार्ट हैं बेटा, इन दोनों पार्ट्स को सेपरेटली स्टडी करूंगा। मतलब इस पार्ट के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगाऊंगा, इस पार्ट के लिए अलग कॉन्सेप्ट लगाऊंगा। कॉन्सेप्ट क्या था? फर्स्ट वी विल चेक रिंग, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, और उसके बाद साइक्लिक कॉन्जुगेशन, और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स। आप मुझे बताओ ऊपर वाली रिंग आपको कैसी नजर आ रही है? यहां पर क्या हर एक मेंबर का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है? क्योंकि इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में, इसलिए वो हाइब्रिडाइजेशन में नहीं है। और इसमें भी बेटा हमारे पास sp2 है। अरे बोलो, मतलब दोनों रिंग में हाइब्रिडाइजेशन इज sp2, यानी ये प्लेनर रिंग है। उसके बाद पॉइंट नंबर 3, क्या इसमें पाई सिंगल लोन पेयर? यहां से भी घूमेंगे तो पाई सिंगल, इसमें देखो पाई सिंगल वैकेंट, पाई सिंगल, मतलब दोनों ही रिंग में साइक्लिक कॉन्जुगेशन में। बट इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितनी है बोलो? 2 इस बॉन्ड की वजह से प्लस 2 लोन पेयर की वजह से, टोटल कितने आ गए बेटा? 4। समझ में आया? अच्छा, इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कितनी है हमारे पास? कितनी है बेटा? 2। बात क्लियर? तो यहां पर मुझे क्या नजर आ रहा है कि इसका एक पार्ट क्या है, 1 पार्ट इज एरोमेटिक, 1 पार्ट इज एंटी एरोमेटिक। अब मैं कैसे डिसाइड करूं कि दिया हुआ कंपाउंड क्या है? तो सुन लो बेटा, अगर दोनों पार्ट हमारे पास एरोमेटिक बनेंगे,
किसी भी स्टेट में, तो फिर कंपाउंड इज कंसीडर्ड टू बी एरोमेटिक। और अगर मिनिमम एक पार्ट या दोनों पार्ट एंटी एरोमेटिक हो गए तो कंपाउंड इज एंटी एरोमेटिक। समझ में आया क्या? क्या हमें इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया? पहले हम लोग बॉन्ड को तोड़ेंगे, एक पर पॉजिटिव बनाएंगे, एक पर, और फिर अपना जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है दैट इज पहले रिंग चेक करना, फिर हाइब्रिडाइजेशन चेक करना, फिर साइक्लिक कॉन्जुगेशन चेक करना, और उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स निकालना। उसके बेसिस पर हम लोग क्या निकालेंगे? द कंपाउंड इज एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अगर दोनों ही पार्ट एरोमेटिक बनेंगे तभी उस स्टेट में क्या बोलेंगे? द कंपाउंड इज एरोमेटिक। अदरवाइज अगर दोनों ही पार्ट एंटी बन जाए या एक भी एंटी बनेगा, द आंसर इज एंटी एरोमेटिक। बट हमारी कोशिश ये रहेगी, जैसे यहां डिफरेंट है तो इसके डिफरेंट में हम लोग और दोनों केस बना के देखेंगे कि इनके जो दो केस बन रहे हैं, क्या उसमें एक में भी ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दोनों आंसर इज एरोमेटिक। अगर दोनों आंसर एरोमेटिक हो गए तो इस मॉलिक्यूल को क्या मान लेंगे? एरोमेटिक। जैसे देखिए बेटा, इसी एग्जांपल को अपन डिस्कस करें तो मुझे बताओ बेटा, ये कितने ऊपर साइड कितने था बेटा अपने पास? 3 मेंबर्ड रिंग, और नीचे साइड कितना था बेटा अपने पास? 5 मेंबर्ड रिंग। कुछ इस तरीके से ये मॉलिक्यूल था। अरे बात समझ रहे हैं आप लोग? अब मैं अगर इसका बॉन्ड तोड़ दूं तो इसमें बेटा अपने पास दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरीके से अगर इसका बॉन्ड टूट जाए, अगर इस तरह से इसका बॉन्ड टूटेगा तो बेटा यहां ध्यान से समझना, इस तरह से इस स्ट्रक्चर में इस तरफ बेटा हमारे पास नेगेटिव चार्ज आएगा, इस तरफ क्या आएगा बेटा? पॉजिटिव। अरे बात समझ रहे हो? या इसमें एक और पॉसिबिलिटी थी, इसमें एक पॉसिबिलिटी ये भी थी कि नीचे वाले मॉलिक्यूल पे कौन सा चार्ज आ जाता बेटा? नेगेटिव, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाता? पॉजिटिव। अरे बात समझे? तो अब हम लोग इन दोनों पॉसिबिलिटीज को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई एक ये जो स्ट्रक्चर है और एक ये जो स्ट्रक्चर है, इन दोनों स्ट्रक्चर में कहीं कोई ऐसी कंडीशन मिल जाए कि दोनों पार्ट इसके एरोमेटिक हो जाए। बात समझ में आ रही? और अगर दोनों पार्ट एरोमेटिक हो जाएंगे, दिस कंपाउंड विल कंसीडर्ड एज एरोमेटिक। बट अगर एक भी ऐसी सिचुएशन नहीं मिली, अगर मिनिमम हमारे पास दोनों जगह पर एक बार भी एंटी एरोमेटिक आ रहा है, तो इस दिस मॉलिक्यूल विल बी एंटी एरोमेटिक। आई बात समझ में? तो देखो कैसे चेक करेंगे, बताओ भाई। क्या आप लोगों को नजर आ रहा है? ये पार्ट अभी अभी स्टडी किया था, ये क्या निकला था? एंटी एरोमेटिक। और ये भी बेटा पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, इधर पे पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 हैं, तो ये भी क्या है बेटा अपने पास? बात समझ में आ रही? तो बेटा इसके हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए था? एंटी एरोमेटिक। बट अभी हमने इसकी दूसरी पिक्चर को भी स्टडी करना है। इस पिक्चर को अगर स्टडी करें तो अपने पास क्या होगा बेटा? ये कुछ ऐसे, ध्यान से समझना बेटा। इस वाले मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि दिस इज एरोमेटिक, रीजन पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी 2 है। अरे बोलो भाई। और ये भी अपने पास क्या है बेटा? पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी 6, और अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी 6 है तो दिस मॉलिक्यूल इज एरोमेटिक। क्योंकि दोनों एरोमेटिक है तो इस कंपाउंड का अब आंसर एरोमेटिक दिया जाएगा। बात समझ में आ रही है? मतलब हर एक पॉसिबिलिटी में चेक करने, क्या किसी मिनिमम एक पॉसिबिलिटी पे मुझे दोनों मॉलिक्यूल एरोमेटिक मिल रहे हैं। अगर दोनों एरोमेटिक मिल रहे हैं तो आंसर इज एरोमेटिक। और अगर इन दोनों ही केस में मिनिमम एक जगह एंटी मिलता तो मॉलिक्यूल विल बी एंटी एरोमेटिक। समझ में आया? अरे बोलो बेटा। तो ये कहानी किसकी थी? फुलवलीन्स के लिए। कोई समस्या, कोई दिक्कत इसमें? सब समझ गए? एक और एग्जांपल ले भाई। नहीं, मान लीजिए डायरेक्टली ये क्वेश्चन मैंने दे दिया और आपसे पूछा दिस कंपाउंड इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नन ऑफ द अबव, तो फिर आपको चेक करना पड़ेगा। और चेक करने के लिए अपना कॉन्सेप्ट क्या है इस तरह के मॉलिक्यूल में? हमें करना ये है कि पहले हम लोग बेटा इस बॉन्ड को तोड़ेंगे। बॉन्ड बेटा इस तरफ शिफ्ट करने पर यहां पर नेगेटिव, इस तरफ पॉजिटिव, या फिर इस तरफ शिफ्ट करने पर यहां पर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव। मैंने दोनों स्ट्रक्चर चेक किए। इन दोनों स्ट्रक्चर में से कोई अगर ऐसा एक स्ट्रक्चर मिल गया जिसमें दोनों एरोमेटिक बन रहे थे तो कंपाउंड का नाम एरोमेटिक दे दिया। समझ गए? और अगर मैंने दोनों स्ट्रक्चर में मिनिमम एक एंटी एरोमेटिक मिल रहा होता तो आंसर क्या हो जाता? फिर एंटी एरोमेटिक। मतलब मुझे कुल मिला के ऐसी पॉसिबिलिटी ढूंढना है जहां पर मुझे क्या मिल जाए? एरोमेटिसिटी। बात समझे? अब देखो, ये तो मैंने आपसे क्लास में पूछ लिया कि ये किस तरह का मॉलिक्यूल है। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसी का क्वेश्चन का मैं पार्ट 2 अगर मैं आपसे पूछता, क्वेश्चन में बेटा आप मुझे ये बताइए, जैसे ये स्ट्रक्चर है, ठीक है भाई, ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर है। आप बताइए इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स को लेफ्ट साइड की तरफ भागना चाहिए या राइट साइड की तरफ? बोलो। सवाल ये है कि इस मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरफ भागे? बताओ। क्या अगर इस तरफ भागेंगे तो इस तरफ क्या आएगा? नेगेटिव। अगर इस तरफ नेगेटिव आएगा तो क्या मिलेगा? एंटी एरोमेटिसिटी। मतलब ये वाला डायरेक्शन सही नहीं है। अगर इस तरफ भगाया तो ये क्या बनेगा? एरोमेटिक। और ये भी क्या बनेगा? मतलब इसमें जो डायरेक्शन होगा बेटा वो हमारे पास होगा राइट टू लेफ्ट। अरे बात समझ में आया? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट। अरे बोलो।
ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता था कि इसमें डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किस तरफ वाली रिंग की तरफ होगा, 3 मेंबर वाली या 5 मेंबर वाली। अरे समझे? तो हम लोग क्या बोलेंगे, जहां पर स्टेबिलिटी मिल रही है, एरोमेटिक कंपाउंड्स आर एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल, और अगर ये एक्स्ट्रा स्टेबल मॉलिक्यूल है तो इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, 5 मेंबर की तरफ, ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। बात समझ में आई? अरे बोलो, पहले टाइप का क्वेश्चन तो यही था, द कंपाउंड इज एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक या फिर नॉन एरोमेटिक। और तरीका हम लोग सीख चुके थे कि भाई हमारे पास जो भी मॉलिक्यूल्स आते हैं उन मॉलिक्यूल्स में पहले हम लोग रिंग चेक कर रहे हैं, रिंग चेक करने के बाद sp और sp2 हाइब्रिडाइजेशन चेक कर रहे हैं, उसके बाद साइक्लिक कॉन्जुगेशन चेक कर रहे हैं, उसके बाद पाई इलेक्ट्रॉन्स चेक कर रहे हैं। अरे बोलो क्लास, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन? बढ़ जाए आगे, ध्यान से समझना अगला टॉपिक इसी में। देखिए, क्या आप लोग इस तरह के स्ट्रक्चर में, देखिए ये हमारे पास साइक्लो एल्किलिडीन्स है, मतलब साइक्लिक रिंग के ऊपर हमारे पास जस्ट क्या आ गया, डबल बॉन्ड। बात समझ में आ रहा? तो यहां अगर इस तरह का कोई एटम दिया हुआ है तो, और बेटा हमारे भाई ये मॉलिक्यूल होता, तो मुझको बताओ इस क्वेश्चन में हम लोग कैसे डिसाइड करते ये कंपाउंड क्या है। तो बेटा इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट लगाते कि भाई पहले इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ शिफ्ट करते। अब आप एक बात बताओ मुझे, इलेक्ट्रॉन्स को यहीं क्यों शिफ्ट करना पड़ा? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मोर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन। अब मैंने ऐसे शिफ्ट कर लिया, और जैसे ही शिफ्ट किया तो इस स्ट्रक्चर को देखा, ये स्ट्रक्चर मुझे क्या मिला, एरोमेटिक। तो कंपाउंड इज, क्या आपको समझ में आ गया? अरे बोलिए, इस तरह के भी हम लोग क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ में आ रहा? देखिए जनरली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें डायरेक्टली बेटा हमें एक रिंग नजर आती है, रिंग में बस केवल पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी के बेसिस पे आंसर निकल आता है। जैसे मैंने कहा था, क्योंकि अभी मेंस का पेपर चल रहा है, इन 14 पेपर में से कोई ना कोई पेपर के अंदर एक क्वेश्चन जरूर आएगा जिसमें डायरेक्टली आप देख करके बोल देंगे कि कंपाउंड इज एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक या फिर एंटी एरोमेटिक। बस आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट सेट होना चाहिए। पहला रिंग चेक करो, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन चेक करो, तीसरा साइक्लिक कॉन्जुगेशन चेक करो, और चौथा पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी फाइनल आंसर देती है। अगर पाई इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी 2, 6, 10 वाली लाइन में तो फिर एरोमेटिक, और 4, 8 वाली लाइन में तो फिर कोई दिक्कत। बढ़ जाए आगे, चलिए देखिए बेटा अपन नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक, ये तो बात हो गई बेटा कंपाउंड्स के रिगार्डिंग। मैंने आपसे कहा था कि भाई जब हम लोग पढ़ रहे हैं रेजोनेंस, तो रेजोनेंस के अलग अलग एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन देखा था आपने स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर, जिसमें मैंने कहा था पाई चार्ज ऑक्टेट EN ऑपोजिट चार्ज से चलना है। पहले देखेंगे जिसमें पाई बॉन्ड ज्यादा है वो आंसर, पाई बॉन्ड डिसाइड नहीं करेगा तो न्यूट्रल और चार्ज में न्यूट्रल मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल। उसके बाद बेटा हमारे पास ऑक्टेट कंप्लीट एटम जिसके पास ज्यादा होंगे। और चौथा पॉइंट हमारे पास क्या है, चौथा पॉइंट क्या था बेटा हमारे पास, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, नेगेटिव चार्ज इज मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एंड द फोर्थ पॉइंट इज ऑपोजिट चार्ज का डिस्टेंस, इसके बेसिस पर वो डिसाइड करते हैं। और मैंने ये भी कहा था कि पाई चार्ज ऑक्टेट EN ऑपोजिट चार्ज के टाइम पर जब आप इन पॉइंट्स को स्टडी करोगे अलग अलग नोट से, अलग अलग बुक से, तो हो सकता है कि किसी में कोई पॉइंट पहले दिया हो, किसी में कोई पॉइंट बाद में दिया हो, तो आप लोग इससे कंफ्यूज नहीं होना है। आपको केवल इसी पॉइंट को लेकर चलना है, पाई चार्ज ऑक्टेट EN ऑपोजिट चार्ज। समटाइम्स कहीं पर चार्ज पहले होता है, कहीं पर नंबर ऑफ ऑक्टेट कंप्लीट एटम का पॉइंट लिखा होता है। हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें अपना एक ही पॉइंट लेके चलना है, पाई चार्ज ऑक्टेट EN ऑपोजिट चार्ज। मतलब इसमें ऑर्डर अगर आपको कहीं और किसी किताब में कुछ और मिल जाए तो प्लीज आप लोग मुझसे कंफर्म कर लेना। आप लोग आंसर केवल इसी तरीके से निकालोगे, दैट इज पाई चार्ज ऑक्टेट EN ऑपोजिट चार्ज। आपको हमेशा इसी से ही चलना है। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। देखिए हम लोग नेक्स्ट इसका टॉपिक समझते हैं, दैट इज बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। ध्यान दीजिएगा बेटा, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। हाँ जी, बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन किस बेसिस पे होगा? देखो बेटा, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन करने के लिए हम एक बेसिक बात जानते हैं कि बॉन्ड लेंथ शब्द का मतलब होता है कि जब कोई दो एटम इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बना ले, और कोवेलेंट बॉन्ड में एटम का जो न्यूक्लियस से न्यूक्लियस तक का डिस्टेंस है, दैट डिस्टेंस इज कंसीडर्ड टू बी बॉन्ड लेंथ। अरे भाई, जैसे यहाँ पर बॉन्ड बनने की कैपेसिटी जो होती है वो या तो अपने पास बॉन्ड बनेगा सिंगल नेचर का, या फिर कैसा बनेगा बेटा, डबल, या फिर कैसा बन सकता है, ट्रिपल बॉन्ड। भाई या तो एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, या फिर डबल की, या फिर ट्रिपल की। अगर 3-3 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो ट्रिपल बॉन्ड, 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो, और अगर एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो सिंगल बॉन्ड। अब सवाल ये उठता है कि सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड में डिस्टेंस हमारे पास किस में ज्यादा किस में कम,
तो आप सोचो यहां पर किन्हीं दो एटम ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया है, तो बेटा हमारे पास इस डिस्टेंस पे होंगे, पर उसके बाद अगर दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो और पास आ जाएंगे, तीन तीन इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे तो और पास आ जाएंगे। मतलब हमें लेंथ के कॉन्सेप्ट से चलना है, तो सबसे ज्यादा दूर कौन है? सिंगल, फिर उसके बाद डबल, और उसके बाद तो हमारे पास बॉन्ड लेंथ का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है बेटा? बॉन्ड लेंथ का सबसे आगे बेटा हमारे पास सिंगल, फिर डबल, फिर क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे बोलो। अच्छा एक बात बताओ, आपने रेजोनेंस की कितनी कंडीशन पढ़ी थी? 6 कंडीशन। कौन कौन सी? पाई सिंगल वैकेंट, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल फ्री रेडिकल, पी पाई पी पाई पी पाई डी पाई, पाई सिंगल। बहुत बढ़िया। तो बेटा एक बात बताओ, अगर आपको याद हो मैंने आपसे कहा था ये ए डबल बॉन्ड बी है और सिंगल बॉन्ड हमारे पास क्या है बेटा? ये सी पॉजिटिव। ठीक है भाई, ध्यान से सुनना। आप देखिए ये वाला हमारे पास बॉन्ड लेंथ एक्स है और ये क्या है बेटा? हमारे पास वाई। ठीक है भाई, अरे बोलो, ध्यान से समझना। हुआ क्या कि जैसे आप लोगों को ये स्ट्रक्चर दिखाई दिया, बच्चे ने बोला सर ये तो पाई सिंगल वैकेंट है। अरे बोलो, उसने इसका एक स्ट्रक्चर बनाया, इसका स्ट्रक्चर बनाया बेटा, तो क्या इसका स्ट्रक्चर यही बनेगा? यहां पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। बात समझ में आ रही? अरे बोलो, ऑब्जर्व करने वाली बात क्या है? देखिए, आप देखिए इनिशियली ए और बी के बीच में कौन सा बॉन्ड था? डबल। कौन सा बॉन्ड था? अब ये क्या हो गया? रेजोनेंस होके डबल बॉन्ड कन्वर्ट किस में होता है और सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट होता है? मतलब सिंगल बॉन्ड के अंदर कौन सा कैरेक्टर डेवलप हो रहा है? डबल का। और डबल बॉन्ड के अंदर, और अगर कोई सिंगल बॉन्ड कन्वर्ट होगा डबल बॉन्ड में तो उसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी या कम होगी? कम हो जाएगी। जबकि डबल बॉन्ड अगर सिंगल में कन्वर्ट होगा तो बॉन्ड लेंथ, तो हम ये कहते हैं, ध्यान से सुनना बेटा, कि जो हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होगा, बॉन्ड लेंथ क्या बेटा? वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस होगा। अरे बोलो भाई, जितना ज्यादा रेजोनेंस उतना ही ज्यादा उसमें कौन सा कैरेक्टर इनिशिएट हो जाएगा? डबल बॉन्ड का। अरे बोलो, जबकि डबल बॉन्ड के लिए कॉन्सेप्ट क्या होगा? बोलो बेटा, डबल बॉन्ड के लिए कौन सा कॉन्सेप्ट होगा? कि बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस। तो हमें ये बात हमेशा देखना पड़ेगी कि दिए हुए क्वेश्चन के अंदर हमारे पास इनिशियली बॉन्ड का नेचर कैसा था। बात समझ में आ रही? अगर प्योर नेचर के हैं, किसी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होता है? सिंगल, डबल और ट्रिपल। बट अगर सिंगल में रेजोनेंस होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, और अगर डबल में बेटा रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ क्या होने लगेगी? अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होगा? ट्रिपल कन्वर्ट हो जाएगा डबल में। अरे बोलो, तब भी उसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ेगी। बट क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड जनरली नहीं पूछा जाता है, पर हमें पता होना चाहिए कि ट्रिपल बॉन्ड में भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा, क्योंकि ट्रिपल विल कन्वर्ट इनटू डबल, और डबल किस में जाने लगेगा? मतलब रेजोनेंस अगर आप कराओगे तो ये इधर से इधर भागेगा और ये इधर से इधर भागेगा। समझे? जैसे ये एक सवाल है, आप सोचिए दिए हुए क्वेश्चन के अंदर ये रहा कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड लेंथ, आपको सोचना, ध्यान से समझना। इनका बेटा हमें बॉन्ड लेंथ सोचना था, इस पर बेटा हमारे पास नेगेटिव था, यहां पर एक डबल बॉन्ड था, जबकि बेटा हमारे पास एक और मॉलिक्यूल था जिसमें बेटा यहां पर ऑक्सीजन पे नेगेटिव था और यहां पर कुछ भी नहीं था, और बेटा इस कार्बन पर बेटा हमारे पास ऑक्सीजन नेगेटिव था और यहां पर कुछ इस तरह से डबल बॉन्ड था। अब क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि इन कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ये बॉन्ड लेंथ x है, ये वाला बेटा बॉन्ड लेंथ y है और ये वाला बॉन्ड लेंथ z है। तो आप मुझे बताओ x y z के अंदर बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? x y z में सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ कौन सा होगा? अरे बोलो बेटा, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ। अरे बोलो भाई, सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ इज, बोलो, ध्यान से देख लो, इसको देख लो अच्छे से। पहले तो सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस होने पे क्या होगा? बॉन्ड लेंथ कम। डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होने पे बॉन्ड लेंथ। अब आप देखो ये तीनों जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ एक्स वाई जेड, इनिशियली कैसे दिखाई दे रहा है? सिंगल या डबल? एक्स वाई जेड वाले कौन से बॉन्ड है? अगर सिंगल है, अगर इसके अंदर किसी में रेजोनेंस होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। तो बेटा एक बात बताओ, क्या एक्स वाला रेजोनेंस में है? अरे बोलो, दैट इज पाई सिंगल, ये रेजोनेंस में है, मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी? कम, इसकी बॉन्ड लेंथ। अच्छा, ये वाला कैसा है? ये रेजोनेंस में नहीं है, इसकी बॉन्ड लेंथ जैसी थी वैसी रह गई।
ये वाला क्या है बेटा हमारे पास रेजोनेंस में, पर क्या ये रेजोनेंस के अलावा मोर रेजोनेंस में? पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पाई, मतलब जब ये लोन पेयर इधर आएगा ये फर्दर रेजोनेंस कराने लगेगा। अरे बात समझ में आ रही है? मतलब इसकी बॉन्ड लेंथ कम होगी और ज्यादा कम होगी। बात समझ में आई? तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसकी निकली? वाई, उसके बाद एक्स, उसके बाद समझ में आया क्या ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर? अरे बोलो क्लास। जबकि इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं इतना सा चेंज कर दूं, देखिए क्लास, ये भी क्वेश्चन है बेटा जिसमें आप लोग को ऑर्डर बताना है बॉन्ड लेंथ का। ये रहा एक क्वेश्चन जिसमें बेटा हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक हमारे पास डबल बॉन्ड था, ठीक है भाई। इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर था यहाँ पर भी बेटा डबल बॉन्ड था, बट इसमें नेक्स्ट हमारे पास डबल बॉन्ड आया। इसमें बेटा इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर डबल बॉन्ड था, यहाँ भी डबल बॉन्ड था, यहाँ भी डबल बॉन्ड था। अब हमसे पूछा गया केस एक्स वाई और जेड में क्या ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का, बोलो। पहले वाले में क्या रेजोनेंस है? अरे बोलो बेटा, इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस है क्या? इसमें रेजोनेंस है, बॉन्ड लेंथ क्या होगी? बढ़ जाएगी। अरे बोलो कौन सा? पाई सिंगल पाई है, और इसमें भी रेजोनेंस है बट मोर रेजोनेंस है, यानी यहां पर बॉन्ड लेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। अरे बोलो, डबल बॉन्ड में रेजोनेंस होने पे बॉन्ड लेंथ बढ़ाते हैं, सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस होने पे बॉन्ड लेंथ, तो इन तीनों में सबसे आगे कौन है बॉन्ड लेंथ पे? अरे बोलो। उसके बाद क्या आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया? क्योंकि बेटा यहां पर बॉन्ड लेंथ जो थी बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस थी। क्यों? क्योंकि इनिशियली कैसा था? सिंगल, जबकि इसमें बॉन्ड लेंथ है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस, क्योंकि इनिशियली कैसा था हमारे पास? डबल। अरे समझे? दिमाग में इतना सा कॉन्सेप्ट सेट कर लो कि जहां पर डबल बॉन्ड इनिशियली है और अगर रेजोनेंस होगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी, जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ बढ़ती चली जाएगी। बात समझ में आ रही है? और अगर सिंगल बॉन्ड है तो जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी कम, और अगर प्योर सिंगल, प्योर डबल, प्योर ट्रिपल में हमारे कंपैरिजन करा रहा है तो फिर अपने पास क्या होगा? सिंगल फिर डबल फिर ट्रिपल। बात क्लियर? कोई कंफ्यूजन इसमें? पढ़ सकते हैं आगे। तो ये था हमारे पास नेक्स्ट एप्लीकेशन रिगार्डिंग बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन। तो हम लोगों ने देखो क्या सीख लिया, हम लोगों ने सीख लिया स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इस कॉन्सेप्ट से पाई चार्ज, ऑक्टेटी एंड ऑपोजिट चार्ज। दूसरा हम लोगों ने क्या सीख लिया? एरोमेटिसिटी, नॉन एरोमेटिसिटी और एंटी एरोमेटिसिटी। और तीसरा कौन सा क्वेश्चन सीख लिया हम लोगों ने? बॉन्ड लेंथ कंपैरिजन, जिसमें हम लोगों ने दिमाग में सेट कर लिया कि सिंगल बॉन्ड में रेजोनेंस होने पर बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, डबल बॉन्ड में बढ़ जाएगी। ये दिमाग में सेट कर लो। क्लियर? तो बेटा नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसमें इनिशिएट करेंगे मेसोमेरिक इफेक्ट के बारे में, और रेजोनेंस एनर्जी जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैंने बोला कि ओनली जेई वाले बच्चे करेंगे, नीट के पेपर में रेजोनेंस एनर्जी का कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है भाई, मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में।